प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साइट दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से मेंटेन नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, बता दूं कुछ व्यस्तता के कारण मैं क्लास अपलोड नहीं कर पा रही थी, माफ़ी चाहूँगी। आज मैंने मॉडल पेपर 4 को लिया है। ये मैंने आज पीडीएफ को लिया है। पीडीएफ को क्यों लिया? क्योंकि मैंने देखा थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई थी। जैसे कुछ जब मैंने वहाँ टाइपिंग की थी गूगल टॉक पर, तो वो त्रुटियां नहीं थी, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि कुछ शब्द जो है इधर थोड़े से बिखर गए हैं, जिसको मैं सॉल्व करूँगी। चलते हैं, प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल है पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि मेरी सभी जो न्यू वीडियोज अपलोड हो वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। पहला प्रश्न हमारे पास आता है कि अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया यह कथन किस पात्र का है? तो बताना चाहूंगी बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, सिंहरण का कथन है। अगला प्रश्न फिर देख लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। पाठ्यपुस्तक के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से लेखक हैं, रचनाएं हैं, जिनको आपको अच्छे से तैयार करना ही करना है ऑल यूनिट से, है ना। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ से आपको वो लेखक की वो रचनाएं, वो पंक्तियाँ, या यूँ कहूँ कि वो कथन आपको मिल चुके हैं कि नहीं इस टॉपिक पर अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको आप छोड़ देना, है ना। चाहे वो इकाई 3 हो, इकाई 4 हो, आदि, है ना। तो यहाँ पर हमारा एक प्रश्न बनता है कि आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। अगर अजगर करे नचा करी, पंछी गए न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उपयुक्त पंक्ति किस विधा से ली गई है? तो निबंध विधा से ली गई है। बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, यह निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है से यह लिया गया है, भारतेंदु कृत है। 1884 में प्रकाशित हुई थी ये निबंध, है ना। भारत वर्षोन्नति कैसी हो सकती है। थोड़ा सा इस टाइप के प्रश्न भी आप देख लीजिएगा, कुछ निबंध के महत्वपूर्ण तत्व को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न आता है कि आरंभिक हिंदी नाटकों के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है ना। कि भारतेंदु के बाद नाटकों की ओर प्रवृत्ति बहुत कम हो गई। अगला है अनुदित नाटकों के बहुत से पात्रों पर बांग्ला रचनाकारों की भांति आवेशशील प्रकृति का आरोप नहीं है। नेक्स्ट आता है कि नाटकों का कथा वस्तु के लिए लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर गया। या अगला है कि भारतेंदु ने नाटकों की रचना शैली के मध्य मार्ग का अवलंबन किया। तो बताओ यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है 3 का हमारा बी नंबर करेक्ट है। ये जो है आचार्य शुक्ल का कथन नहीं है ना। इसको देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा फास्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत दुर्दशा शीर्षक से ही भारतेंदु के अलावा इनमें से किसने नाटक लिखा है? तो प्रताप नारायण मिश्र ने भी भारत दुर्दशा शीर्षक से नाटक लिखा था, लेकिन ये इनका मशहूर नाटक नहीं है। ठीक है, ये इनका मशहूर नाटक नहीं है। नेक्स्ट बता देती हूँ। अगला प्रश्न आता है कि इनके लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में है। भाषा के नूतन शक्ति चमत्कार के साथ नए नए विचारों की उद्भावना वाले निबंध बहुत ही कम मिलते हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? तो ए नंबर करेक्ट है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए। अगला आता है कि जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमोद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से लिया गया कथन किसका है? तो चंद्रगुप्त का है। ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर। अगला फिर देख लेती हूँ कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान का वर्णन किसके काल विभाजन में लिया गया है ना। तो बड़े ध्यान से ऐसे प्रश्न को करना है। जितने भी हमारे विद्वान हुए हैं, जिन्होंने इतिहास की रचना की है या जिन्होंने आदिकाल का काल विभाजन किया है, तो उनके काल विभाजन को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 7 का करेक्ट आंसर बनता है वो डी नंबर करेक्ट है, जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना। इनके शासनकाल में इस विषय को रखा गया है। अगला प्रश्न फिर आता है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार कार्य व्यापार की अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो जो 8 का हमारा करेक्ट आंसर है वो डी नंबर करेक्ट है, आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियति, फलागम, है ना। देखो आरंभ से और फिर फलागम, तो यहाँ से आप पकड़ लेंगे। ठीक है, ये लास्ट में ये प्रारंभ है, तो आप बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है कि तुलसी के वचनों के, अच्छा ये पीडीएफ है। ठीक है, आज ये पीडीएफ है तो ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी इसमें से कि इसका कितना एमबी जाता है, क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा पीडीएफ मैंने तैयार किए हुए हैं। तो मैं इसका प्रोसेस भी देख लूंगी कि ये कितने एमबी का अपलोड होगा आज वीडियो। अगला प्रश्न आता है कि तुलसी के वचनों के समान इनके भी वचन हिंदी भूभाग में सर्वसाधारण के मुँह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। यह कथन रहीम के संदर्भ में किस आलोचक का है? तो करेक्ट आंसर हमारा डी है, आचार्य शुक्ल का। अब देखो यहाँ शुक्ला आ गया है ना, हमने तो शुक्ल ही बनाया था, अब यहाँ पे शुक्ला हो गया, तो वही चीजें कुछ देखना था क्या क्या डाउट होता है। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है ना।
दामोदर शर्मा कृत है, 19वीं सदी का है ना। बताना चाहूंगी यदि आपके पास पांडे जी की पुस्तक है तो पेज नंबर 231 से लेके 39 या 38 तक है ना, 38 तक बड़े अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। बहुत बढ़िया दिया है, बहुत बेहतरीन है, वहां से प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। तो देखो यहाँ पर 11 का जो है वो करेक्ट आंसर है डी नंबर, श्रृंगार मंडन जो है वो लल्लू लाल की नहीं है, विठल नाथ की है। अगला प्रश्न फिर बनता है कि भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने स्वीकार किया है। तो ये यहाँ ये नंबर हमारा करेक्ट है, आचार्य शुक्ल ने। फिर आता है प्रश्न कि सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात किस कहानी से माना जाता है। तो करेक्ट आंसर है ए नंबर, रानी केतकी की कहानी। अब देखो जैसे मैंने 11 वहां ऐसा नहीं लिखा था, मैंने तो ऐसे ही लिखा था 11 है ना, मैंने तो 11 इस तरह लिखा था ऐसा करके। अब वहां पर सॉरी, हाँ वहां पर मिस्टेक हुआ, वहां पर कुछ अच्छा ऐसा मैंने किया था, पर देखो यहाँ पे भी काउंटिंग में आया है तो इस तरह है। तो मैं वही सोच रही थी कि मतलब कुछ मिस्टेक हुआ है पीडीएफ को कन्वर्ट करते समय है ना, डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करते समय वही देख रही थी। मुंशी सदा सुखलाल ने सुखसागर की रचना खड़ी बोली में किसके आधार पर की है। तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट है, विष्णु पुराण। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि इनकी काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम की अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग्य। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस गद्य महानुभव लेखकों के संबंध में कहा गया है। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर है सी नंबर है, लल्लू लाल के लिए। अगला फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है। देखो मेघदूत नहीं है, ठीक है, मेघदूत नहीं है, ये बाकी सभी सितारे हिंद जी की रचना है। आगे ठीक फिर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता के कथा को आधार बनाकर लिखी गई है। तो 17 का करेक्ट आंसर सी है, नाचिकेतोपाख्यान है ना। आगे फिर देख लेते हैं 200 वामन वैष्णवों की वार्ता किसकी रचना है। बड़ा ही सरल प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो पीडीएफ में इतना हमें जाना पड़ रहा है ना, कि 200 वामन वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है। तो 18 का करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर है, गोकुलनाथ की है ना, गोकुलनाथ की हमारी रचना है। अगला प्रश्न फिर आता है कि यहाँ इनका सही क्रम, ये भी बड़ा फेमस प्रश्न है, बहुत फेमस प्रश्न है, मैं फास्ट कर रही हूँ। 19 का जो ए नंबर है हमारा वो करेक्ट आंसर है, 84 वैष्णव की वार्ता, भाषा योग वशिष्ठ, नाचकेतोपाख्यान, सुखसागर। अगला प्रश्न फिर आता है कि हिंदी, हिंदवी, देहलवी, दक्षिणी, जमानी हिंदुस्तान आदि नामों से किसे पुकारा जाता है। तो करेक्ट आंसर 20 का ए नंबर है, खड़ी बोली गद्य को। अगला फिर आता है, थोड़ा सा देख लेना, इसको जरूर देखा करें है ना, ऑप्शन को आप वीडियो पॉज करके देखा करें, क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ पड़ा है मेरे मित्रों के पास, ये आपको पता है 50 रुपये में ये पैड है 500 प्रश्नों का। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं कर रही हूँ, जिन बातों को करना होगा उसको मैं खुद बता दूंगी फ्रेंड्स। जहाँ उपमेय को झूठा झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो 21 का जो है वो करेक्ट आंसर सही है, डी नंबर हमारा करेक्ट है, अपनहुति है ना, अपहनुति अलंकार है। यहाँ अगला प्रश्न आता है खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में कौन शामिल है। तो यहाँ पर केवल ई नंबर करेक्ट है, ठीक है। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये खड़ी बोली गद्य के अंतर्गत आती है। गंग कवि है, गंग कवि की है, और आपको पता है गंग कवि जो थे वो अकबर के समकालीन थे है ना। और बाकी सभी रचनाएं जो कैसी हैं तो वो ब्रजभाषा गद्य की रचनाओं में शामिल है। फिर आता है आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के लेखकों का सही अनुक्रम क्या रखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा 23 का करेक्ट आंसर है, ए नंबर करेक्ट है। सदा सुखलाल जी आते हैं, फिर अल्लाह खां आते हैं, लल्लू लाल जी आते हैं, फिर मिश्र जी आते हैं। फिर आता है आचार्य शुक्ल ने अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक किसे माना है। तो 24 का जो करेक्ट है, ए नंबर करेक्ट है ना, ए नंबर करेक्ट है, सितारे हिंद जी को। फिर प्रश्न आता है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़ी हुई हिंदुओं की बोलचाल है। यह कथन किसका है। 25 का बताना है। तो ए नंबर ही करेक्ट है, आचार्य शुक्ल का ही। फिर आता है कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी चरणों में बांटा गया है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, 3 चरणों में, 3 चरणों में है ना, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, देखो ये बड़ा इजी प्रश्न है ना, निम्नलिखित भाषाओं का सही क्रम तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पर हमारे 27 का करेक्ट आंसर ए नंबर है, पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो अब देखो ये देखो यहाँ पर ये मेरा डाटा बंद करो यही तो कह रही थी, कुछ टाइप हुए मिस हुए हैं है ना पीडीएफ कन्वर्ट करते समय, सॉरी माफी चाहूंगी फ्रेंड्स। तो इसका जो हमारा 28 का करेक्ट आंसर है वो ए नंबर करेक्ट है, मराठी। फिर अगला प्रश्न आता है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो 29 का जो है वो बी नंबर करेक्ट है, अर्धमागधी से। फिर आता है कि अपभ्रंश का प्रसिद्ध छंद कौन सा है।
तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो नंबर करेक्ट है कड़बक। नेक्स्ट है श्रृंगार लतिका सौरभ किस रीतकालीन कवि की रचना है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी नंबर करेक्ट है द्विजदेव। अब देखो द्विजदेव मैंने इस तरह टाइप नहीं किया था, है ना, इस तरह टाइप मैंने नहीं किया था, लेकिन देखो पीडीएफ कन्वर्ट करते समय ऐसा कुछ हुआ है। आगे फिर देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हमारा करेक्ट है जन्मेजय का नागेश, है ना। 32 का हमारा सी नंबर करेक्ट है। थोड़ा सा मैं डाउट में हूँ, अजात शत्रु होगा मेरे ख्याल से कि जन्मेजय का नागयज्ञ, मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। बाकी मैं सी के साथ जाना चाहूंगी फ्रेंड्स। 32 का मैं थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है, पर मैं भी सी के साथ जाना चाहूंगी। मैं देख लूंगी क्या होना चाहिए। आगे फिर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से अरबी भाषा का शब्द नहीं है ना। तो कौन सा अरबी भाषा का नहीं है। तो 33 का जो है वो हमारा डी नंबर करेक्ट है गिरफ्तार, जो है वो अरबी भाषा का नहीं है। अगला प्रश्न फिर हमारे पास आता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने में नहीं किया जाता। तो वो सिंधी भाषा को लिखने में नहीं किया जाता। मैं ग्रुप में इसको डाला भी था, इसका डिफाइन भी मैंने डाल दिया था। आगे फिर आता है कि अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर आता है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर है ए नंबर करेक्ट है अनुच्छेद 350। फिर आता है कि संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को नहीं जोड़ा गया है। तो 36 का करेक्ट आंसर हमारा डी नंबर है संथाली को। अगला प्रश्न आता है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ए नंबर ही हमारा करेक्ट है आचार्य शुक्ल को, है ना। कुछ लोग गुलेरी जी को बताते हैं, तो बता दूं गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को कहा है ना, उत्तर अपभ्रंश को, ना कि साहित्यिक अपभ्रंश को। फिर आता है कि हिंदी पत्रकारिता का हमें सही अनुक्रम यहाँ बताना है। तो बताऊं 38 का जो करेक्ट है वो ए नंबर ही हमारा करेक्ट है। आगे फिर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 39 का दिख रहा है बी नंबर। कालिदास की लालित योजना जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फिर आता है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका किसकी आलोचनात्मक करती है। तो 40 का जो है वो बी नंबर हमारा करेक्ट है डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट आता है कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है किस पाश्चात्य विद्वान का कथन है। तो यहाँ पर जो 41 का करेक्ट आंसर है वो नंबर करेक्ट है कॉलेज की। बाकी इनका थोड़ा सा देख लेना, इलियट का और वर्ड्सवर्थ का, है ना, थोड़ा सा कथन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना नंदलाल वाजपेयी की नहीं है। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है 42 का है जो डी नंबर करेक्ट है नई समीक्षा नए संदर्भ। बहुत बार इसका मैंने जिक्र किया है, बताइएगा किसका है, ठीक है। 42 का बताइएगा किसका, किसकी रचना है ये। अगला आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अंक बताना है। तो बता दूं यहाँ पर देखो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है बी नंबर हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित योजना, या फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारा स्पष्ट उत्तर मिल गया। अभी मैंने पूछा था कि कालिदास की लालित योजना किसकी रचना है यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल गया। आगे फिर हमारा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना रामविलास शर्मा की है। तो यहाँ पर जो 42 का आंसर है वो ए नंबर हमारा करेक्ट है भाषा और समाज। फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो 45 है उसका बी नंबर हमारा करेक्ट है कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, या आलोचक के मुख से। नेक्स्ट आता है खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसने राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया है। तो वो हमारा करेक्ट आंसर है प्रिय प्रवास, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे फिर देख लेते हैं कि इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा ग्रंथ नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा 47 का वो ए नंबर करेक्ट है साकेत जो है वो भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ नहीं है। फिर अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि चेतना का मतलब कौन सा कवि है जो राष्ट्रीय चेतना का कवि नहीं है। तो देखो यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर हमारा करेक्ट आंसर है डी नंबर 48 का करेक्ट है। आगे है आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम स्वच्छंदवादी कवि किसे स्वीकार किया है। 49 का करेक्ट आंसर हमारा ए नंबर है मुकुटधर पांडे को। फिर प्रश्न आता है कि हिंदी में पुनर्जागरण का प्रवर्तक किसको माना गया है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर करेक्ट है
हिंदी में पुनर्जागरण का जो प्रवर्तक है वो भारतेंदु जी को ही माना गया है। तो हमारे 50 प्रश्न लिया, यहाँ पर 50 भी नेक्स्ट बाकी है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी फ्रेंड्स। बस ऐसे ही मैं देख रही थी कि इसका जो हमारा वो है कहाँ तक जाता है ना, इसका जो हम अपलोड करेंगे वीडियो उसका कितनी एमबी तक जाता है, तो बस वही चेक करने के लिए मैंने इसको अपलोड किया है। अब बाकी सही प्रश्न अच्छे आएंगे, सही प्रश्नों का सॉल्व लेके मैं चलती चली जाऊंगी। तो बस वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद।